नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन को चर्चा लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पोल्ट्री वाले सेगमेंट को देख रहे हैं। पोल्ट्री वाले सेगमेंट में दोस्तों हम लोगों ने अब तक सुप्रीम कोर्ट तक कंप्लीट कर लिया है, उसके आगे कंटिन्यू है। साथ ही दोस्तों हम आपके लिए जियोग्राफी का भी घटनाचक्र शुरू कर दिए हैं, जिसमें अब तक हमारी 2 क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। तीसरी क्लास आज से हम अपलोड करेंगे, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका हम आर की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस के पूर्वावलोकन कंप्लीट हो चुका है पोल्ट्री तक का। आप वहां तक दे सकते हैं प्रीवियस ईयर। साथ ही दोस्तों हिंदी के भी आपको क्या नाम है पूर्वावलोकन आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। आपको पता है दोस्तों, ये जो पीवाईक्यू है आर वाला, अगर आप दिए होंगे आर पेपर तो आपको पता है प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न यहीं से बनते हैं तो स्वाभाविक है आपके लिए ही बहुत ही मददगार होगा। इसलिए आप इस सारे सेशन को देखिए और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए। आप केवल पीसीएस ही नहीं, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन, इससे क्रोनोलॉजी, ऐसे फैक्ट है जो आपसे बार बार पूछे जाते रहे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों भौतिक विभाजन, यानी जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, इसको कुछ विभाजन के आधार पर हम चूंकि अध्ययन करते हैं, इसीलिए हमें भारत का भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। क्या है पहला जो विभाजन किया गया, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, यानी भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसके बारे में देखते हैं। क्या है देखिएगा, पूर्वा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों के अध्ययन करती है। यानी जो पूरा चुंबकत्व होता है दोस्तों, उसके माध्यम से चट्टानों और अवसादों के निर्माण का बाद में अध्ययन करते हैं, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जहां प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। यानी इससे क्या पता चलता है, हमें प्राचीन समय की भूवैज्ञानिक घटनाओं के बारे में पता चलता है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकीय तत्व के माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है, किसके माध्यम से करेंगे, पूरा चुंबकीय माध्यम से करेंगे। अल्फ्रेड वेगनर के भूवैज्ञानिक थे दोस्तों, जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार बनाया। यानी इन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, वेगनर ने दिया। किसने दिया, वेगनर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड क्या मतलब दोस्तों, दरअसल मैं आपको थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ। बैक में इसका मतलब थोड़ा पेज में आ जाते हैं साथ में। दरअसल जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी के जो पूरे भूभाग था 2 भागों में बटा था। कौन पहले थे, पंजिया था, मान लीजिए पंजिया है। पंजिया जब डिवीजन हुआ इसे 2 भागों में, ऊपर अंगारा लैंड, क्या है, ऊपर अंगारा लैंड था और नीचे गोंडवाना लैंड। तो हुआ क्या, यही गोंडवाना लैंड जो है बाद में फिर ये कई भागों में जिसमें क्या है, साउथ अमेरिका वाला क्षेत्र, अफ्रीका वाला क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र विभाजित हुआ। और यही जो भाग है आगे बढ़ के क्या, भारतीय जो आप देखेंगे जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये इसी भाग से अलग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो आगे जाकर 33 सागर जो था उसमें जाकर टकराया और हिमालय की उत्पत्ति करता है, ठीक है। यही चीज कह रहा है, भारत क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड के जब भारत जो स्थल था, जो नीचे की तरफ स्थल था, उसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, गोंडवाना भूभाग विशाल क्षेत्र उत्तर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिक क्षेत्र शामिल है, ठीक है। यानी जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है, ये नीचे वाले क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा, फिर से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कौन कौन सा है। देखिएगा इसमें एक चीज और, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, थोड़ा बड़े में देख लीजिए। मान लीजिए पूरा क्षेत्र है और ये इसका विभाजन हुआ। इस विभाजन को नीचे क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, गोंडवाना कहेंगे। ऊपर को क्या कहेंगे, अंगारा कहेंगे। क्या कहेंगे, अंगारा कहेंगे। गोंडवाना में कौन कौन है आपका, अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका है। उसके बाद कौन सा है दोस्तों, उसके बाद आपका है ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और भारत भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। और यही भारत भी हिस्सा के बाद में इधर चला जाता है।
आगे चलते हैं, देखिएगा। फिर कह रहा है मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया गया। अगर पूछा जाए जो गोंडवाना लैंड था, क्योंकि जब शुरुआत में पेंजिया था, पेंजिया का विभाजन होकर गोंडवाना बना, गोंडवाना जब विभाजन हुआ किसकी वजह से हुआ? संवहनी धाराओं की वजह से हुआ, ठीक है, विभाजित कर दिया गया। विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट जो है, प्लेट क्या है दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, जो पृथ्वी है कई बड़ी प्लेटों में अपने आप में विभाजित है, जो धरातल इसकी क्रस्ट है, ठीक है, उसी में एक है भारतीय प्लेट जो है गोंडवाना भूमि से अलग होने को उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगा। यानी फिर इसका मैप में आइएगा, फिर से एक मैप, आपको एक मैप दिखाता हूँ, रुकिए। इस इमेज के माध्यम से देखिएगा दोस्तों, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहा जाता है? ये पूरा अगर पूरा हिस्से को देखा जाए, इसे क्या कहा जाएगा? पेंजिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पेंजिया कहा जाएगा। पेंजिया जब विभाजन शुरू हुआ है, विभाजन के बाद क्या हो, ऊपर वाले हिस्से को जो लॉरेंसिया कहा जाता है या अंगारा लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड भी कहा जाता है इसे। और नीचे वाले हिस्से जो ये हुआ, इसे गोंडवाना, देखिए गोंडवाना लिखा गया, इस वाले हिस्से में गोंडवाना कहा गया। और नीचे देखिए गोंडवाना में कौन कौन सा है? गोंडवाने में आपका है साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ये इंडिया वाला हिस्सा है। आप देखेंगे इंडिया वाला हिस्सा जब इधर फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया है। इतने हिस्से हुए। अब हुआ क्या प्रेजेंट में, आप देखेंगे ये क्या है आपका? साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, और सॉरी अमेरिका, अफ्रीका, ये इंडिया वाला हिस्सा इधर जा रहा है टूट के, और फिर जो अंटार्कटिक है ये नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। एक इमेज और देखिएगा, थोड़ा सा और प्रोसेस में दिखाया गया है। ये पूरा पेंजिया था, पेंजिया के बाद क्या हुआ, इधर देखिएगा, पेंजिया के बाद क्या हुआ दोस्तों, अब ये दो भागों में बांट गए। लॉरेंसिया जिसे हम अंगारा लैंड कहते हैं, उधर गोंडवाना, ये दो भागों में बटा। फिर कालांतर में क्या हुआ, अब कालांतर में ये देखिए भारतीय द्वीप जो है, भारत वाला हिस्सा जो है, ये भी भागने लगा। जब भागने लगा तो कहाँ भागने लगा? ये उत्तर और पूर्व की तरफ चलने लगा इधर। अब यहाँ जाके क्या था? तेथिस सागर, कौन सा था? तेथिस सागर, तेथिस सागर से क्या हो जाएगा, जब टकराएगी, इसके चट्टानें टकराएंगे तो हिमालय की उत्पत्ति होगी, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है भारत जो है किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? इसका है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद फिर विभाजन हो चुके, विभाजन हर समय निरंतर हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? संवहनी धाराओं की वजह से, संवहनी धाराओं की वजह से जो विभाजन हो रहा है, तो विभाजन हर समय चलता रहा। और आज वर्तमान वाली स्थिति ये देखिएगा, भारत यहाँ जाकर जुड़ गया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका इसमें दूर दूर हो गए, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या दे रहा है? उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकरा गई। इसका क्या मतलब है? जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई तो क्या हुआ? इस टकराव के कारण दो प्लेटों के बीच तेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। क्या है इसका मतलब? मान लीजिए जैसे ही ये टकराया था, कौन टकराया था? जैसे ही ये टकराया आपका प्लेट, मान लीजिए ये भारतीय प्लेट है, मान लीजिए यहाँ पे एक झील है, और ये ऐसे भारतीय प्लेट जाके टकराया यहाँ पे। जैसे ही टकराया हुआ क्या, यहाँ जो मलबा था इस झील का, ये ऊपर उठना शुरू हो गया। ऊपर क्यों? क्योंकि इधर क्या यूरेशिया प्लेट था। कौन था? यूरेशिया प्लेट की और इसके जब आपस में टक्कर होती है, इसकी वजह से क्या हो, जो हिमालय से अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं थी, उनकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृत को दर्शाती है। इसका मतलब क्या है? ये जब इसका निर्माण जो है बहुत बाद में हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? युवा कहा जा रहा है, ठीक है। ऊंचे शिखर और गहरी घाटी, तेज बहने वाली नदियां, हिमालय की तराई, पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। क्यों ऐसा पाए जाते हैं? क्योंकि अभी भी ये तेथिस के अवशेष माने जाते हैं, ठीक। पाताल तोड़ कुएं क्यों है? ये सब चीजें उसके निर्माण में, मतलब ये बताया जाता है, ये प्रमाण इस कब के मिलते हैं। क्या है? तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर के किनारे नीचे धंसने के कारण बृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। इसका क्या मतलब है? जैसे अब हुआ क्या, मान लीजिए तेथिस सागर था,
ये क्या बन गया, हिमालय बन गया। क्या बन गया, हिमालय बन गया। अब यहाँ पे भारतीय प्लेट टकराया। अब इसके बीच में जो आपका गैप रहा होगा, इस ये गैप क्रिएट होगा। इसी गैप में क्या हुआ, इस गैप में क्या हुआ, आपको एक बड़ी बेसिन का निर्माण हुआ। इसी गैप में क्या हुआ, एक बड़ी बेसिन का निर्माण हुआ। साथ ही क्या हुआ, यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों के बीच बहने वाली नदियों का अवसाद निक्षेप को धीरे धीरे भर गया। हुआ क्या, अब ये गैप जो रहा, यहाँ से हिमालय कुछ नदियां निकल रही हैं, कुछ प्रायद्वीपीय भारत की हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में गैप भर गया। जब ये गैप भरता है, इसे क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ जलोढ़ मृदा क्यों, क्योंकि जितनी नदियां हैं उनके अवसाद आके इसी क्षेत्र में जमा हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये क्या पूरा उत्तर भारत का मैदान का निर्माण होता है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत भूतल भाग उत्तर भारत के रूप में विकसित होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यानी अगर पूछा जाए कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, कैसा क्षेत्र है, नवीन है, पुराना है, कैसा है, पुराना है। प्रायद्वीपीय भारत का सब क्या है, सबसे पुराना भाग है। प्रायद्वीपीय भाग सर्वाधिक स्थिर है। सर्वाधिक स्थिर क्यों है, क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का है। यहाँ पर जैसे भूकंप जैसी जो स्थिति होती है या फिर ज्वालामुखी जैसी स्थिति होती है, यहाँ पर कम होता है। और इसमें क्या है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें क्या है वाली कम ऊंचाई वाली चौड़ी प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय रूपांतरित शैलियों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का वह हिस्सा है। इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा जो दोस्तों, ये जो मेघालय वाला क्षेत्र है, अब कभी बार 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 आपसे पूछा जाता रहा है, ये वाला मेघालय वाला जब आप क्षेत्र देखेंगे, मान लीजिए ये भारत है, ये आपका इंडिया है, थोड़ा सा नक्शा थोड़ा समझिएगा। इस क्षेत्र में क्या है, मेघालय। अब यहाँ आप देखें गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये पूरा क्षेत्र है, पूरा मैदान से निर्मित है। अगर इस क्षेत्र जो मैदान से निर्मित है, आप देखेंगे इधर से इस यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है, फिर इधर अराकान योमा है, फिर यहाँ से अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है। जो अंडमान निकोबार वाला भी क्षेत्र है, ये क्या है, अराकान योमा का भाग है। अराकान योमा का भाग है। और ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। क्या है, प्रायद्वीप भारत का विस्तार है। ठीक है, आगे चलिए, यही चीज कह रहा है, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का बहुत शाही क्षेत्र है। ठीक है, यह एक समतल भूमि, कैसी भूमि में, समतल भूमि में भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। इसका मतलब क्या है, चूंकि यह मैदान था, अब यहाँ से और यहाँ भी चूंकि यहाँ पर्वत है, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी पर्वत है, बीच में मैदान है। इस मैदान क्या कहा गया, भ्रंश कहा गया। क्या कहा गया, भ्रंश कहा गया। इसी का मालदा भ्रंश कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मालदा भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक, भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। आगे चलते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, कि जैसे भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा, उत्तर का पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट और द्वीप। इसके बारे में ठीक है, देखिएगा। और 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक विभाजन भी किए गए हैं। देखिए जो प्रकृति दिखाई गया है इमेज में, इधर ये मैं इमेज आपको ब्लर हो रहा होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या है इसमें, थोड़ा सा देखिएगा। ये है मध्य का उच्च भूमि। क्या है ये, मध्य का उच्च भूमि है। ठीक है, ये क्या है, इधर देखिएगा, इधर क्या है, ये सिंधु और गंगा का मैदान। ये क्या है, सिंधु एवं गंगा का मैदान। ठीक है, आगे देखिएगा। और ये क्या है आपका ऊपर वाला क्षेत्र, ये पर्वत का पर्वतीय क्षेत्र। क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये वाला आपको पता है कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, इधर उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये वाला क्षेत्र जो है दक्कन का पठार। क्या है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और इधर क्या है दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान। ये वाला जो कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय
मैदान है। ठीक है, इधर क्या है, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, और ये आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र है और ये आपका लक्षद्वीप क्षेत्र है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इधर जो ये जो वाले जो क्षेत्र थे ये क्या पूर्वांचल की पहाड़ियां है, क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या क्या दिया गया है इसमें, जो है उत्तर के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर भारत का मैदान, इसे क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। कि ये क्या है, वास्तविक मरुस्थल भारतीय मरुस्थल कहा जाए, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, जितना मैंने लिखा है ये वही चीज है। ठीक है, ऊपर चलते आगे चलिएगा। आगे है धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण और अभ्रंश से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट और क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और कुड़प्पा क्रम की चट्टाने पे क्या हुआ, इस चट्टानों का निर्माण जो धारवाड़ के क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, इसके बाद विंध्यान, मैं आपको क्रम दिखा दे रहा हूं, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक भी सीखते चाहिए। ठीक है, ठीक है, ट्रिक में देखते रहिए। ट्रिक में क्या क्या है, सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले क्या है, अग्नेय है, सबसे पहले क्या है, अग्नेय है या आर्कियन जिसे कहा जाता है। ठीक है, अग्नेय है, अग्नेय के बाद क्या बना है, धारवाड़ बना है, क्या बना है, धारवाड़ बना है। धारवाड़ के बाद जो जो बनेगा दोस्तों, वो का है कुडप्पा, क्या नाम है उसका, कुडप्पा। देखिए क्या नाम है, कुडप्पा। कुडप्पा, कुडप्पा के बाद क्या बनेगा, विंध्यन बनेगा, क्या बनेगा, विंध्यन बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो चट्टान बनता है दोस्तों, इसके बाद अवसादी चट्टान, चूंकि है ही ये पूरा, ठीक, इसके बाद। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही इसका आग्नेय का अपक्षय अपर्दन होगा, अपक्षय और अपर्दन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अपक्षय अपर्दन पश्चात क्या होगा दोस्तों, धारवाड़ का निर्माण होगा, क्या होगा, धारवाड़ का निर्माण होगा। और धारवाड़ का जब अपक्षय अपर्दन होगा, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होगी, अपर्दन की क्रिया होगी, तो क्या होगा, कुटप्पा का निर्माण होगा, क्या होगा, कुटप्पा का निर्माण होगा। और कुटप्पा का जब अपक्षय और अपर्दन होगा, ठीक है, अपक्षय और अपर्दन होगा, तो क्या होगा, विंध्यन का निर्माण होगा। आपसे कभी कभी ये कालक्रम में पूछ लिया जाता है, आखिर किसका निर्माण किस में होता है, क्रम में लगाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद रहेगा। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं, थोड़ा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या, जैसे अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, इसमें जो पाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा धात्विक खाए पाया जाएगा, कैसे आएगा, धात्विक पाया जाएगा, धात्विक तत्व पाए जाएंगे, इससे लोहा, सोना, चांदी वगैरह पाया जाता है। कुडप्पम दोस्तों चूना वाला क्षेत्र पाया जाता है, किसका, चूना वाला क्षेत्र। और ये क्या है, अवसादी क्षेत्र है, कौन सा है, अवसादी क्षेत्र। क्यों, क्योंकि विंध्यन की पहाड़ी कैसी है, अवसादी चट्टान है। अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए या परतदार चट्टान पाई जाती, कैसे, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान क्यों, परतदार चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि धीरे धीरे लेयर में इनका निर्माण हुआ, एक एक इनका निर्माण नहीं हुआ, लेयर में निरंतर कालांतर तक इनका निर्माण होता रहा। एक चीज और, दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि ये जो चट्टानें बन रही हैं, ये जो चट्टानें बन रही हैं, ये ओवरनाइट नहीं बनी, बहुत कालक्रम, बहुत ज्यादा समय के साथ बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुटप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हो, जस्ट मैंने समझाया। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी और वर्ण मिट्टी के बहुत ज्यादा प्रमाण मिलते हैं। इसलिए आपको पता है दोस्तों, जो विंध्यन क्रम चट्टाने हैं, इसी से क्या सीमेंट उद्योग चलता है। क्यों, क्योंकि जो जितने भी सीमेंट उद्योग हैं इसी के आसपास हैं, क्योंकि यहीं से हमें चूना पत्थर का, चूंकि जो कच्चा माल है हमारे चूने चूने के लिए, सीमेंट के लिए, जो सीमेंट का जो कच्चा माल है सबसे बड़ा क्या है, चूना पत्थर है। चूना पत्थर निर्माण विंध्यन से ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों को काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या हुआ, इसके बाद क्या है, कौन सा चट्टान निर्माण है, कौन सा निर्माण हुआ, विंध्यन के बाद गोंडवाना, तो कौन सा हो रहा है, गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना, गोंडवाना में क्या है, कोयला, गोंडवाना में क्या है आपका, कोयला का क्षेत्र। ठीक है, आगे चलिएगा। कोयला क्षेत्र का प्राप्त होता है, ये भारत का अधिकांश जो कोयला है दोस्तों, गोंडवाना क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा।
इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमस कोयला है की प्राप्ति सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ध्यान देना है, कोयले की 4 प्रजातियां हुई। 4 प्रजातियों में एक होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कोयले की 4 प्रजातियों में आपको नाम बता दूं, जब नाम मैंने ले लिया 4 प्रजातियां तो नाम भी देख लीजिए। पहली प्रजाति होती है एंथ्रेसाइट। क्या होती है? एंथ्रेसाइट। ठीक। दूसरी प्रजाति होती है बिटुमिनस। बिटुमिनस। ठीक। तीसरी होती है लिग्नाइट। लिग्नाइट। और चौथी होती है पीट कोयला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलिएगा, देखिएगा आखिर इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों का संकेत मिलते हैं। भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर सरका है वो दोस्तों? उत्तर को, दक्षिण को, पश्चिम को, पूर्व को। किधर खिसका दोस्तों? उत्तर को। कैसे? आपने जस्ट हम आपको दिखाए थे कि जो भारतीय पिंड था खिसकते खिसकते कहाँ उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ था। जब हम लोगों मैप में देखेंगे, इधर मैप में देखिएगा, एक बार आपको फिर से दिखा दूं मैप इसका। क्या ये वाला जो क्षेत्र है देखेंगे, जो ये वाला क्षेत्र, एक सेकंड, ये वाला क्षेत्र देखिएगा फिर से, ये वाला एक बार मैप फिर से देख लीजिएगा। क्या किस प्रकार से इसका स्थलखंड का बहाव हो रहा है उत्तर की तरफ। देखिए, जैसे ये दिया गया, ये भारतीय पिंड है, ये इधर खिसक रहा है। देखिए इधर खिसक रहा है, बार बार इसको यहाँ इक्वेटर के पास आता है, इक्वेटर के बाद खिसकते खिसकते यहाँ पहुंच गया। चाहिए भारत कैसा है? उत्तर की तरफ विस्तार हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड या गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन आ रहा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया वाले भाग इसमें शामिल हैं। भारत एक ही स्थलपिंड के रूप से जुड़ा हुआ था और हुआ क्या, यही आगे खिसकते खिसकते यहाँ पर पहुंचा है। कहाँ हुआ? उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। भारतीय महाद्वीप के मूलतः एक विशाल पिंड भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? गोंडवाना लैंड। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का था। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? अभी जस्ट देखे थे 4। कितने में विभाजित किया जाता है? 4। कौन कौन सा है? एक है पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा है? एक ही पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा आपका कौन सा है? एक विशाल मैदान है। कौन सा है? विशाल मैदान, हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे इमेज में। उसके बाद कौन सा है? फिर तराई का क्षेत्र है। कौन सा? सॉरी माफ करिएगा। उसके बाद कौन सा है? पठारी क्षेत्र है। कौन सा? पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीप वाला। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका? चौथा जो है आपका क्या है? तट और द्वीप है। क्या है? तट और द्वीप है। ठीक है, यही आपका क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलिएगा। 4 भाग कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तट है, द्वीप है, और 6 जोन है उपभौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? तराई वाले क्षेत्र में। तराई वाले क्षेत्र क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो नदियां होती हैं पहाड़ से आती हैं तो इसी क्षेत्र में विलीन होने लगती हैं। इसी वजह से पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ही ऊपर प्रकट होते हैं, यानी धरातल से उन्हें पंपिंग से निकालने की जरूरत नहीं होती, सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ही ऊपर आ जाता है, जबकि दूसरे में पाताल तोड़ना पड़ता है। ठीक है, मनुष्य को धरातल सतह कुएं खोदने पड़ते हैं, बाद में स्वतः निकलने लगते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत के भू आकार की रचना के संबंध में लिखित कौन से कथनों पर मनन कीजिए, इन कथनों पर मनन कीजिए, बताइए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही भाग विस्तारित है। अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे, यस ये विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। अब बताइए कि बिल्कुल समभिन्नति से हुई है। गंगा के मैदान की रचना अग्रगर्ती है। अग्रगर्ती मतलब ये है कि हिमालय क्षेत्र में और प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में जो गैप था इसी को रूप में कहा जा रहा है। ठीक है, अगर हिमालय की उत्पत्ति
भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। किसका है? यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर से ये टेथिस सागर के हुआ है। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन गलत है, पहला दूसरा तीसरा आपका क्या है? सही है। देख लीजिए, जो मेघालय का पठार है, ये क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार क्या है? बहिर्साई भाग है और यह एक समतल भूमि है। ठीक है, भ्रंश के कारण इसमें भारत के मालदा गैप से पृथक हो गया, यानी जो आपने देखा था ना कि जो ये भारत है, फिर ये मेघालय वाला क्षेत्र है, इनके बीच में जो दक्कन पठार और इसके बीच में जो क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? मालदा भ्रंश। क्या कहा जाता है? मालदा भ्रंश। ठीक है, आगे चलते हैं। स्विस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। ठीक है, हिमालय के उच्च वलनों के समकक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। ठीक है, अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि का भात थी। हिमालय से निकलने वाली नदी निरंतर लाई गए अवसादों से अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, अभी जस्ट समझाए हैं कि जो अग्रगर्त मतलब है गैप जैसा, मतलब गर्त जैसा स्पेस था, इधर हिमालय था, इधर क्या था? पठार था। इन दोनों के बीच जो क्षेत्र से अग्रगर्त कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। का हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों, भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के टक्कर से हुई है, या चीनी प्लेट का कोई विवरण नहीं मिलता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला है भौमिकीय दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, ये तो बात 100% सही है। फिर क्या है? हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। अब बताइएगा। बिल्कुल, जो ये वलित पर्वत है और नवीन दोनों है। वलित पर्वत क्या होता है समझते हैं? मैं बताता हूँ वलित पर्वत क्या होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर बस इसका आंसर देते हैं, तब बताते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रियाओं से हुआ है। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कोई क्रिया नहीं है। भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले के बृहत्तम भंडार है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी ऑप्शन सी आप जो आपका इसका आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रियाओं के द्वारा नहीं, बल्कि भू उत्थान के और निर्गमन के कारण हुआ है। ठीक है, यानी जो हमें जो हो रहा है, जो पश्चिम तट जहाँ पश्चिमी घाट वगैरह है, किसी वजह से भू के उत्थान होने से और निर्गमन होने से हो रहा है। ठीक है, भारत में कोयले का जो विशाल भंडार है गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। ठीक है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत में से एक है। जैसे वलित पर्वत का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये जो है फोल्डेड माउंटेन है। कैसे? जब दो भूसंगतियां, मान लीजिए ये भूसंगति है जिसे प्लेट कहते हैं। ठीक है, और इधर ये प्लेट है। ये दोनों प्लेट जब टकराए आपस में, इनके बीच जो अवसाद था ऊपर जाके फोल्ड हो गए ना। आपने जैसे एक बिस्तर आप कभी कभी बिछा रही है, उसको जब दो किनारे से दबाएंगे, बीच वाली चीजें ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। जो बीच वाली चीजें जब ऊपर उठनी शुरू हो गई, इसी की यहाँ वलित पर्वत, इसकी क्या कहा गया? वलित पर्वत। ठीक है, इसी हिसाब से भारत का निर्माण। क्यों? क्योंकि इधर यूरेशिया प्लेट था, इधर कौन सा था? यूरेशिया प्लेट था, और इधर कौन सा था? भारतीय प्लेट था। भारतीय प्लेट था। यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट की टक्कर से इस चीज का निर्माण हुआ। मैं राइटिंग में नहीं लिख पाता हूँ, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस पे आप लोग नाराज मत होइएगा कि सर कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर आपने कालखंड पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, आगे आपको सम्मिलित करना है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कब का ये समय दिया गया है, कालखंड दिया गया है, और किस समय कौन सी चीज का निर्माण हो रहा है उसके बारे में पूछा। जैसे अरावली, अरावली जो है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। और जो डक्कन ट्रैप है, डक्कन ट्रैप की क्या है दोस्तों? ये क्रिटेशियस काल की है। किसकी है? क्रिटेशियस काल की, यानी ए में 3 सी में 2, ए में 3 सी में 2 कहाँ पे है? ए में 3 सी में 2, ऑप्शन बी आपका से निकल गया। ठीक है, और मिला लीजिए किसमें नीचे कौन सा है? दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल का है, पश्चिमी घाट सिनोजोइक काल का है, अरावली प्री कैम्ब्रियन है, और नर्मदा ताप्ती जो जलोढ़ है अत्यंत नूतन काल का है। ठीक है, आगे चलते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या है? मीठे पानी झील के लिए, भारत की न्यूनतम ऊंचाई के लिए, या क्या है? भारत की न्यूनतम ऊंचाई के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्या है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। केरल का कुट्टानाड़ भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल के नीचे अपने खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे केरल के धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुट्टानाड़ जो सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। होता क्या है इस क्षेत्र में, होता क्या है दोस्तों, क्योंकि इतना भूमि से निचला हुआ क्षेत्र है, यहाँ समय क्या होता है, जल भरा रहता है, जल भराव रहता है। जल भराव की वजह से क्या होता है, लोग धान की जो पैदावार करते हैं, धान में हर समय धान के खेत में क्या मछली का भी पालन होता है। ठीक है, धान और मछली दोनों साथ में पैदा करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल है? सिंध, गंगा, असम और मध्य भारत। बताइएगा कौन सी इसमें एक मरुस्थल है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका को सिंध का क्षेत्र, सिंधु का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि शीत मरुस्थल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिएगा, भारत के विशाल मरुस्थलीय भूभाग थार का मरुस्थल है, यानी थार का मरुस्थल तो आप जानते हैं, लेकिन जिसका विस्तार राजस्थान में है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है विस्तारित। इस क्षेत्र में सिंधु का मैदान भी सिंचित क्षेत्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना के लिए नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा जिला है जो धारवाड़ की रचना के क्षेत्र में नहीं है? ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। वहां का रोहतास वाला जो क्षेत्र है, वहां पे ये धारवाड़ की संरचनाएं नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। बिहार में धारवाड़ या भू-स्तरीय रचना वाले दक्षिणी पूर्वी बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले हैं। ठीक है, वहीं रोहतास, दक्षिणी पश्चिमी बिहार, इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के भू-स्तरीय रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? अब बताइएगा। मैंने अभी जस्ट आपको जो बताया था, कौन कौन से क्रम बताए थे, याद करिएगा। कौन कौन से क्रम बताए थे दोस्तों? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आर्कियन, सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद क्या बताया था, धारवाड़, धारवाड़ के बाद क्या बताया था, कुड़प्पा, कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद क्या बताया था, विंध्यन बताए थे। विंध्यन के बाद क्या है दोस्तों, गोंडवाना। विंध्यन के बाद क्या है, गोंडवाना। लास्ट में क्या है दोस्तों, गोंडवाना, इसलिए सबसे नवीनतम क्या है, गोंडवाना है। ठीक है, आगे चलिएगा। ये जस्ट एग्जांपल आपको लिए दे रखा है। कौन सा है, फिर से वही प्रश्न का देखिएगा। क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ठीक है, जस्ट अभी हम लोग देखें इसको। इसके बाद कह रहा है, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है। मतलब क्या है, जो धारवाड़ वाले क्रम की चट्टानें बहुत ही ज्यादा धातु पाई जाती है इसमें। इसलिए आपको पता है जो कोलार वाला गोल्ड माइन है, कहाँ है, कर्नाटका में ही है। ठीक है, लोहा, सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, ये जो जितने भी खनिज हैं धारवाड़ वाली संरचनाओं में अधिक पाए जाते हैं। और कुड़प्पा वाला जो संरचना है दोस्तों, इसका निर्माण जो है धारवाड़ के क्या हुआ है, धारवाड़ के बाद हुआ। क्यों? क्योंकि उसी का जब अपक्षय प्रदान होता है, तब क्या है, कुड़प्पा संरचना का निर्माण था। और जिससे कुड़प्पा का अपक्षय प्रदान हुआ, तब किसका निर्माण हुआ, विंध्यन का निर्माण हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, इसमें चूने पत्थर वगैरह, चौने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी पत्थर, ये सब इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। किसमें, आपके विंध्यन वाले क्रम में। ठीक है, इसके बाद विंध्यन के बाद क्या हुआ दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और जिसमें भारत के क्या पाया जाता है, अधिकांश कोयले की चीजें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है उत्तर भारत का मैदान, पर्वतीय प्रदेश, यानी उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखेंगे। उत्तर भारत में कौन कौन से पर्वतीय प्रदेश हैं। ठीक है, देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसको देखें। ठीक, शुरू करते हैं वीडियो। क्या है, भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय है, ये तो पता है, जो भूगर्भीय रूप से क्या है, युवा बनावटी दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत मैंने अभी जस्ट कहा, फोल्डेड माउंटेन है, और नवीन इसलिए चूंकि सबसे नवीन है भू संरचनाओं के दृष्टिकोण से। ठीक है, और जो हिमालय है दोस्तों, ये पर्वतीय श्रृंखलाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। कहाँ से अगर आप देखे होंगे, कहाँ से कहाँ तक पढ़ी है, फैली है, सिंधु की नदी से लेकर। अगर आप भारत का मैप देखेंगे, कभी अगर भारत का मैप बनाते होंगे तो उसमें देखिएगा, ये जो आपका क्षेत्र है हिमालय, ये अगर ऐसे लेके, ये ब्रह्मपुत्र है, ये आपकी सिंधु नदी है, इस मैदान तक क्या है, पूरा का फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं।
लगभग 2500 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई है इसकी? 25। लंबाई कितनी है? 2500। चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर लगभग। हर जगह इस चौड़ाई ध्यान दीजिएगा, हर जगह बराबर चौड़ाई नहीं है। अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कैसा है अर्धवृत्त? क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे हिमालय की, जब देखें संरचना ऐसे है, लगभग ऐसे है। क्या है? ये अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है? 150 किलोमीटर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्यों हुआ है दोस्तों, इसके ध्यान दीजिएगा। मैं आपको हल्का सा जो मैप है इस पे दिखा दूं, थोड़ा सा मैप देखिए, थोड़ा दिमाग बैठता रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल हुआ क्या है कि इस मैप में देखिएगा, जब ये संरचना जाके टकराती है तो इधर ज्यादा टकराती है, इधर वाला फोर्स ज्यादा था, इधर वाला फोर्स ज्यादा था, इधर वाला फोर्स कम था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था कि इधर चौड़ाई कम हुई गई है, इधर चौड़ाई अधिक हो गई है। ठीक है, क्योंकि जिधर फोर्स लगा, जो ज्यादा अंदर जाता चला गया तैतीस सागर के, उसके जो चट्टान थे, इसी वजह से क्या हुआ, इधर गैप कम हो गई, इधर लगभग 140 किलोमीटर रही, और इधर क्या हुआ, करीब 400 किलोमीटर तक रह गया। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिएगा देखते रहिएगा। चूंकि मैं कॉन्सेप्ट कोशिश कर रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दूं, क्योंकि घटना चक्र में इतना दिया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्या इसमें शामिल है। ठीक है, आगे आइएगा। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई क्या है? आपकी अधिक विविधता पाई जाती, ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है, क्योंकि इक्वेटर के पास होने की वजह से, प्लस हाउ इक्वेटर के पास क्यों? पहला रीजन इक्वेटर के पास है, दूसरा बंगाल खाड़ी है। इसकी वजह से क्या, जो मौसमी गतिविधियां होती हैं अधिक होती है, इसलिए वहां वर्षा पर अधिक होती है। ठीक है, हिमालय का निर्माण आयु के आधार पर, वलित तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनाओं में बांटा जाता है। यानी हिमालय को कितने भागों में बांटा जा रहा है? 4 भागों में। कौन कौन सा? पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बृहद हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद वाह हिमालय है। इस प्रकार के जो मतलब बृहद हिमालय, जो महान हिमालय को ही बृहद हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय कहा जाता है। और वाह हिमालय और शिवालिक को वाह हिमालय कहा जाता है। हिमालय की उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन से उत्तर से दक्षिण क्रम है। यानी अगर हम देखेंगे जो इनका विभाजन ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? आपका ट्रांस है, ये आपका क्या है? ट्रांस है। ये क्या होगा आपका? बृहद हो गया। ये क्या है आपका? मध्य हो गया। ये क्या हो गया आपका? शिवालिक हो गया। इस प्रकार से ये विभाजित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांस हिमालय अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस या टर्शियरी काल के में हुआ था। अगर पूछा जाए जो ट्रांस हिमालय है, इसकी उत्पत्ति कब हुई? क्रिटेशियस में हो रही है। कब हो रही है? क्रिटेशियस में हो रही है। ठीक है, अच्छा, बृहद हिमालय कब हो रही? बृहद हिमालय ओलिगोसीन में हो रही। कब? ओलिगोसीन। और इसकी कब हो रही? इसकी हो रही मायोसीन। कब हो रही इसको? मायोसीन। इसको क्या है? प्लायोसीन। हिमालय की कब हो रही? प्लायोसीन। बार बार आपसे प्रश्न पूछा गया है किस हिमालय की उत्पत्ति किस कालखंड में हो रही है। ठीक है, इस प्रकार हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय के अन्य श्रेणी का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। क्योंकि पूरा अगर काल देखें तो टर्शियरी काल है, लेकिन और इसका जो अन्य काल है इसके रूप में विभाजित हुआ। जैसे हिमालय की श्रेणी दूसरी प्राचीन श्रेणी कौन सा? जो इसे हम महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय के निर्माण कब हो रहे हैं? कब? ओलिगोसीन में। महान हिमालय कब है? ओलिगोसीन में। ठीक है, आगे क्या है? आगे है जो लघु हिमालय है दोस्तों, मैंने जस्ट अभी कहा था मायोसीन में हुआ है। कब हुआ है? मायोसीन हुआ। और जो शिवालिक हिमालय है दोस्तों, वो प्लायोसीन ही हो गया है। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं इसका याद करने का। इसका ट्रिक बताते हैं। काराकोरम। अगला क्या है? बृहद हिमालय। दूसरा क्या है? मध्य हिमालय। तीसरा क्या है? शिवालिक। ठीक है, देखिए काराकोरम को क्रिटेशियस याद कर लीजिए। क से काराकोरम, क से क्रिटेशियस हो गया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बृहद का ओलिगो और मेम से मध्य क्या है इसका? मायोसीन। क्या है? मायोसीन। किसका? मध्य हिमालय। क्या है? मायोसीन। ये बताइए, जब मायोसीन हो गया इसका मतलब कि मेम से मध्य, यम से मायो,
यम से मध्य, यम से वायु, और शिवालिक के क्या हो गया, प्लायो। शिवालिक, शिवालिक क्या है, प्लायो से। अब क्या है, आप इसकी इस प्रकार से आप चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टिकम लगा के, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखलाएं महान आंतरिक हिमालयी द्रोणी कहते हैं। भारत की सबसे सतत श्रृंखला है और जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 6000 मीटर है, और इसकी ऊंचाई सबसे सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। ध्यान देना, इस पे ही, इसी पे क्या है, सबसे बड़े ऊंचे शिखर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। महान हिमालय की स्थिति एवरेस्ट की सबसे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान देना है, इसी पे क्या है, सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है, यह नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है, क्या, आपका महान हिमालय, ठीक है। आगे चलते हैं। कंचनजंगा, कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है और यह पूर्व तिस्ता और पश्चिम में तुमुर तक स्थित है, ठीक है। ये क्या है, जो कंचनजंगा हिमालय है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल है और भारत सिक्किम सीमा पर स्थित है। अगर पूछा जाए कंचनजंगा जो पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर है, कहाँ पे, नेपाल और भारत के सीमा पर है, ठीक है। अन्नपूर्णा चोटी जो है कहाँ पर है, मध्य, उत्तर और मध्य नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल के मध्य में, ठीक है। अब कह रहा है महान हिमालय के वलय प्रकृति असममित है और हिमालय के इस भाग को कोर ग्रेनाइट पाया जाता है, यानी जो हिमालय का कोर है उसमें क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। जो महान हिमालय है क्या होता है, हर समय बर्फ से ढकी रहती है। आगे चलते हैं। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वहानी हो रही, चूंकि है क्या दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स क्या होता है, हर समय जल का प्रवाह होता रहता है और जल के प्रवाह से ही क्या है, नदियों का निर्माण हो रहा है, और इसीलिए यहाँ की जो नदियां सतत वहानी, किसी मौसम आधारित नदी ही नहीं है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है मौसमी नदियां हैं, वहां जब बरसात के मौसम का पानी अधिक होगा, बारिश समय में क्या होगा, पानी कम हो जाएगा। आगे चलिएगा। हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात आ जाते हैं, और इसका निर्माण जो है दोस्तों अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तन के कारण हुआ है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर तक है, और चौड़ाई कितना है, 60 से 80 किलोमीटर है, और पीर पंजाल श्रृंखला इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है। धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं सबसे महत्वपूर्ण है। कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, कुल्लू इसी घाटियों पर स्थित है, ठीक है। इसे अब बार बार आपसे पूछे गए कि मध्य हिमालय में कौन कौन सी चीजें अवस्थित हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, कौन कौन से, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, पीर पंजाल, ये सब किस श्रेणी के भाग हैं, ये सब मध्य हिमालय श्रेणी के भाग हैं, ठीक है। हिमालय के सबसे बाहरी जो श्रेणी है दोस्तों, जो क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई कितना है, 10 से 50 है, मतलब किलोमीटर है, और ऊंचाई जो है दोस्तों 900 से 110 किलोमीटर है, ठीक है। 900 से 110 क्या है, इस बार 900 से 1100 मीटर है, माफ करिएगा। आगे चलते हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय श्रृंखलाओं की नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है, यानी ये जो है, जो नदियां हैं, सॉरी जो हिमालय हैं, ये नदियों द्वारा अवसादों से क्या है, ये निर्मित है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच एक लंबोद घाटी होती है जिसे दून कहा जाता है, और ये दून, कुछ दून प्रसिद्ध हैं, जैसे दून क्या है, जो शिवालिक और उसके मध्य हिमालय के बीच जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, हम दून कहते हैं, ठीक है। जैसे देहरादून, कोटली दून, ठीक है। आगे चलते हैं। कोटली दून, पाटली दून आज। शिवालिक क्षेत्र गिरिपति क्षेत्र में पश्चिम सिंधु से लेकर पूर्वी तीस्ता तक फैले समतल मैदान को भाबर का मैदान, मतलब मान लीजिए ये हिमालय है, यहाँ आपके हिमालय की लास्ट श्रृंखला है शिवालिक, और शिवालिक जो छटा हुआ क्षेत्र है इसे क्या कहा जाएगा, भाबर का मैदान। क्या कहा जाएगा, भाबर का मैदान, भाबर का मैदान, ठीक है। और इसमें क्या हो, जो पत्थर होते हैं, पत्थर मतलब थोड़ा बड़े बड़े पत्थर टाइप के होते हैं, इसलिए नदियां यहाँ पे क्या हो जाती है, अक्सर गुम हो जाती हैं, ठीक है। और इसकी समानता 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई है। हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्रभाग क्षेत्र में कंकड़ और बजरी का जमाव से निर्मित श्रृंखला है, और कंकड़ बजरी इतनी सांद्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त होती है। क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है दोस्तों, बस इतना ध्यान दीजिएगा, कंकड़ और
बजरी का क्षेत्र, बजरी मतलब ये होता है बहुत बड़े बड़े बालू के कण होते हैं या पत्थर के कण होते हैं, इसके वजह से क्या हो नदी एकदम लुप्त हो जाती है। ठीक है, और भाबर के मैदान में क्या है दोस्तों, केवल सूखी घाटी दिखाई देता है। ठीक है, भाबर के मैदान की चौड़ाई जो है पूर्व में कम और लेकिन पश्चिम में क्या है अधिक है। और भाबर के जो जब उत्तर में मतलब दक्षिण में जाएंगे यानी इधर उतरने लगेंगे, इस साइड में जब आने लगे तो एक दलदली क्षेत्र पाया जाता है। क्या है? दलदल पाया जाता है। ठीक है, वही चीज बता रहा है। और ये तराई कहते हैं, भाबर की बात क्या है तराई, और तराई में ही क्या है आपके पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी समय मैंने कहा था ना शुरुआत में, नदियां क्या है वापस आती हैं, भाबर के मैदान से जब वापस आती हैं तब तराई क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, मध्य महान हिमालय उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, यानी इसके जो महान हिमालय है उसके उधर क्या है, जहाँ तिब्बत वाला क्षेत्र है उधर क्या कहते हैं, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय का ही भाग है। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिंदू धर्म पवित्र कैलाश पर्वत जो है ट्रांस पर्वत का ही भाग है। जो जहाँ शंकर भगवान रहते होंगे, जहाँ हम लोग मानते हैं, वो किसका भाग है? ट्रांस पर्वत का ही भाग है। आगे चलते हैं। हिमालय को पश्चिम से पूर्व में स्थित का आधार पर विभाजित किया जाता है। पश्चिम से पूर्व का आधार मतलब यह है कि जिससे ये जो स्थिति, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, पूर्वी वाला क्षेत्र है। अब इसी की अवस्थिति का आधार क्या है, इसको बांटा जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। जैसे एग्जांपल क्या है, सिंधु से सतलज नदी से और सिंधु की नदी के बीच जो बीच का मैदान है, इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। बार बार आपसे पूछा जाता है इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल आ जाएगा, हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी से लेकर काली नदी तक वाला जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काम मैं एक एक मैप आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ से देखिएगा सतलुज से लेकर काली तक क्या है आपका कुमायूं हिमालय है। क्या है? कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। और यहाँ से इंडस नदी से लेकर और काली नदी तक कौन सा हिमालय है आपका? पंजाब हिमालय। कौन सा है? पंजाब हिमालय है। और यहाँ काली से लेकर तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी कहाँ से बॉर्डर बनाती है? यहाँ आपको पश्चिम बंगाल बॉर्डर बनाती है। और ये क्या, ये कौन सी नदी है आपकी, ये कौन सा क्षेत्र है? ये नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय है। और इसके बाद जो क्षेत्र होता है दोस्तों, हिमालय से लेकर दिहांग तक वाला जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र वाली नदी तक, इसे क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। इसके बाद और ये हिमालय के दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है और पूर्वांचल पूर्वी पहाड़ी से नाम पर जाना जाता है। आगे चलते हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में समांतर जो श्रृंखलाएं हैं इनके क्या कहा, जैसे पटकाई बुम, नागा, मिजो और मणिपुरी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से पटकाई बुम, नागा, मिजो और मणिपुरी, ये जो श्रृंखला है एकदम लास्ट वाला, इसी को निश्चित बात की जा रही। आगे चलिएगा। हिमालय की भारत के लिए हिमालय बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तो भारत में क्या होता है, अधिकांश समय साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव करता है और सिंधु गंगा के मैदान में इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता है। ठीक है, अगर कुछ चीज है तो उसके फायदे भी हैं। अब इसमें कुछ नया फैक्ट किया है, जो अटल टनल जो बना है, कितना बना है? 9.02 किलोमीटर है और जो पूर्वी पंजाब श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन या बीआरओ करते हैं। बीआरओ गठन कब हुआ है? 1960 में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक है, किया गया है। सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी और 2020 में रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस टनल का उद्घाटन किया। अब हमें ये कुछ टर्म दिया गए हैं, इसको टर्म दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारा चैनल है कौन सा, अमोघ क्लासेस। कौन सा? अमोघ क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ और हम आरओ और पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।